नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास उपन्यास पर बात कर रहे हैं। धर्मवीर भारती का कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता, और खास तौर पर इसके पहले खंड पर आधारित एक सारांश का विश्लेषण करेंगे। जी नमस्कार। हाँ, गुनाहों का देवता एक ऐसा उपन्यास जो पीढ़ियों से पढ़ा जा रहा है। बिल्कुल। और ये जो सारांश है हमारे पास, ये हमें सीधा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उस माहौल में ले जाता है। हम्म। और चंदर और सुधा के बीच जो एक बहुत ही नाजुक और गहरा रिश्ता पनप रहा है, उसकी तस्वीर सामने रखता है। सही। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस सारांश की परतों को खोलें, किरदारों को समझें, उनके बीच के वो अनकहे जज्बात उनको महसूस करें। और वो सामाजिक दीवारें भी है ना, जो अदृश्य हैं पर बहुत मजबूत। हाँ, वही जो उनके जीवन पर असर डाल रही हैं। बिल्कुल। तो ये सारांश जो है ये हमें उपन्यास के बिल्कुल शुरुआती माहौल से मिलवाता है। और जो मुख्य पात्र हैं, हाँ, पात्रों पर आते हैं। जी, एक तरफ तो चंदर है, चंद्र कुमार कपूर, बहुत प्रतिभाशाली पर आर्थिक रूप से मतलब उतने संपन्न नहीं, शोध छात्र हैं। और दूसरी तरफ है सुधा, वो उनके प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला की बेटी हैं। अच्छा। और इनके बीच जो एक खास अपनापन, एक आत्मीयता विकसित हो रही है, वो इस पहले खंड के बिल्कुल केंद्र में है। हाँ, और ये सारांश सिर्फ रिश्ते की मासूमियत नहीं दिखाता, बल्कि चंदर के अंदर जो एक गहरा संघर्ष चल रहा है, बिल्कुल उसकी तरफ भी इशारा करता है। उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, उसकी भावनाएं, उनके बीच का वो द्वंद्व। सही कहा। तो शुरू करें। कहानी का माहौल, किरदार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि का क्या महत्व लगता है आपको, जैसा सारांश में बताया गया है? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जिक्र सिर्फ एक लोकेशन की तरह नहीं है, वो एक पूरा माहौल सेट करता है। एक बौद्धिक माहौल। हाँ, एक बौद्धिक सांस्कृतिक केंद्र। अब ये माहौल जो है वो चंदर जैसे प्रतिभाशाली छात्र के लिए अच्छा भी है, उसे अवसर देता है। जी। लेकिन दूसरी तरफ शायद यही माहौल सामाजिक रूढ़ियों को, वर्ग भेद को और ज्यादा साफ कर देता है। ये बहुत दिलचस्प बात कही आपने। मतलब उसकी प्रतिभा उसे डॉक्टर शुक्ला जैसे लोगों के करीब तो लाती है, हाँ, पर शायद यही करीबी उसे सामाजिक हकीकत का और ज्यादा कड़वा एहसास भी कराती है। बिल्कुल। अच्छा, किरदारों पर आते हैं। चंद्र कुमार कपूर, सारांश कहता है भावुक है, प्रतिभाशाली है, पर गरीब। फिर डॉक्टर शुक्ला, मनोविज्ञान के प्रोफेसर, चंदर पर बहुत भरोसा करते हैं। जी, एक तरह से पिता तुल्य। हाँ। और फिर सुधा, सारांश में लिखा है मासूम, चंचल, साफ दिल की। चंदर का डॉक्टर शुक्ला के घर में बिल्कुल एक सदस्य की तरह होना, ये कितना अहम है। ये मेरे ख्याल से सबसे अहम पहलुओं में से एक है। सारांश इस पर जोर देता है कि वो सिर्फ एक छात्र नहीं है, घर का सदस्य जैसा। हाँ बिल्कुल। और सुधा के लिए तो जैसे वो सारांश में लिखा है सब कुछ है। ये छोटी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके रिश्ते की असाधारण निकटता दिखाता है। ये कोई फॉर्मल रिश्ता नहीं है, गहरी रोज की साझेदारी है। और चंदर का उस घर में इस तरह घुल मिल जाना ही उनके रिश्ते की नींव है। लेकिन शायद यही बात आगे चलकर मुश्किलों को और बढ़ाती भी है। तो ये रिश्ता है क्या? दोस्ती, प्यार? सारांश इसे कहीं बीच में ठहरा हुआ दिखाता है। हाँ, दोस्ती और प्यार के बीच। सुधा अपनी हर छोटी बड़ी बात चंदर से साझा करती है। ये कैसी आत्मीयता है? ये बहुत अनूठी किस्म की आत्मीयता है। मतलब सारांश कहता है कि वो बिना शब्दों के भी एक दूसरे की भावनाएं समझ लेते हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि उनका बंधन किसी सतही आकर्षण से या सामाजिक रस्मों से कहीं ज्यादा गहरा है। एक तरह की रूहानी या भावनात्मक निर्भरता कह सकते हैं। सुधा का चंदर पर इतना भरोसा और चंदर का सुधा की उन मासूम बातों में सुकून पाना, ये एक ऐसा दायरा बनाता है जहां लगता है बाहरी दुनिया के नियम शायद लागू ही नहीं होते। कम से कम शुरू में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या ये पूरी तरह मासूमियत ही है, या सारांश में कहीं कोई ऐसा संकेत है कि भावनाएं शायद इससे गहरी हैं, जिन्हें वो खुद भी नहीं समझ पा रहे? देखिए, सारांश सीधे सीधे इसे रोमांटिक प्रेम नहीं कहता, लेकिन जिस गहराई और निर्भरता का वर्णन है, वो सिर्फ दोस्ती से तो ज्यादा लगता है। हाँ, बिना शब्दों के भावनाएं समझना, ये बात तो गहरी है। वही तो, ये अक्सर गहरे प्रेम का ही लक्षण होता है। हो सकता है वो खुद इसे कोई नाम न दे पा रहे हों या देना न चाह रहे हों, खासकर चंदर की तरफ से। हाँ, चंदर की तरफ से। जैसा सारांश आगे बताता भी है, एक सचेत दूरी बनाने की कोशिश भी है। और यहीं पर वो मौन दीवार आती है ना, जिसका जिक्र सारांश में है, जाति और समाज की सीमाएं। बिल्कुल। सुधा उच्च कुल ब्राह्मण परिवार से और चंदर की पृष्ठभूमि निम्न जाति की बताई गई है।
ये जानकारी कैसे तनाव लाती है कहानी में? ये जानकारी ही आप कह सकती हैं कहानी का मुख्य तनाव बन जाती है। चंदर इस सच्चाई से पूरी तरह वाकिफ है, उसे पता है। हाँ। सारांश ये साफ करता है कि वो जानता है कि सामाजिक तौर पर उनका विवाह संभव नहीं है, असंभव है। और ये सिर्फ कोई बाहरी बाधा नहीं है, ये चंदर के मन में बहुत गहरे तक बैठ गई है। अच्छा। वो सुधा के प्रति अपनी भावनाओं को पवित्र तो मानता है, बहुत पाक मानता है, लेकिन सामाजिक नजरिए से उसे वो अनुचित समझता है। तो ये सिर्फ समाज का डर नहीं है, बल्कि एक तरह का आंतरिक नैतिक संघर्ष भी है उसके अंदर। हाँ, ऐसा ही लगता है। सारांश जिस तरह चंदर के मन की बात बताता है कि वो सुधा से विवाह की कल्पना भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ डर नहीं लगता, उसमें शायद एक तरह का आदर्शवाद भी है। ये सोच कि वो सुधा के योग्य नहीं है, या उनका साथ समाज की नजर में सुधा की इज्जत कम कर देगा। खुद को उस रिश्ते के लायक न समझना। बिल्कुल। सामाजिक पायदान पर अपनी जगह को लेकर उसकी चेतना बहुत बहुत गहरी है, और इसी वजह से वो आत्मदमन शुरू होता है, सेल्फ सप्रेशन जैसा सारांश कहता है। अपनी भावनाओं को दबाने लगता है। जी। ये आत्मदमन किस रूप में सामने आता है? क्या सारांश कुछ बताता है इसके बारे में? सारांश सीधे तौर पर उदाहरण शायद नहीं देता, लेकिन वो इशारा करता है कि ये उसके व्यवहार में दिखने लगा है। कैसे? शायद एक तरह की ज्यादा औपचारिकता या सुधा से थोड़ी भावनात्मक दूरी बनाने की एक अवचेतन कोशिश। अच्छा। उसका बार बार खुद को ये याद दिलाना कि ये रिश्ता मुमकिन नहीं है, ये अपने आप में भावनाओं को दबाने की एक कोशिश है। ये सिर्फ मान लेना नहीं है, बल्कि हाँ, ये सिर्फ निष्क्रिय स्वीकृति नहीं, ये अपनी इच्छाओं का गला घोटना है। और सारांश इसे उसके जीवन की जो आगे आने वाली त्रासदी है, उसकी भूमिका की तरह दिखाता है। इस पूरी तस्वीर में डॉक्टर शुक्ला की क्या भूमिका है? सारांश कहता है कि वो चंदर को बेटे जैसा मानते हैं, हाँ, लेकिन सुधा की परवरिश और सामाजिक मान मर्यादा को लेकर भी उतने ही गंभीर हैं। उनका इस रिश्ते पर चुप रहना, इसका क्या मतलब है? डॉक्टर शुक्ला का मौन वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो उनका स्नेह है चंदर के लिए, भरोसा है, जिसने चंदर को घर में जगह दी। दूसरी तरफ सामाजिक हकीकत और अपनी बेटी का भविष्य, इसकी चिंता है। तो वो देख रहे हैं सब। हाँ। उनका सुधा और चंदर की नजदीकी पर कुछ ना कहना, जैसा सारांश इशारा करता है, एक तरह की दुविधा दिखाता है। और ये चुप्पी चंदर पर दबाव डालती होगी। बिल्कुल, ये मौन शायद चंदर पर एक अनकहा दबाव बनाता है। ये न तो साफ हाँ है, न साफ ना। ये एक ऐसी खामोशी है जिसे चंदर शायद अपनी सामाजिक स्थिति की पुष्टि के तौर पे पढ़ता है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, कि इसे यहीं रुकना होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर शुक्ला जानते हुए भी सामाजिक दबाव के आगे मजबूर है, या कम से कम वो उसे चुनौती नहीं देना चाहते? सारांश से तो ऐसा ही लगता है। वो एक प्रगतिशील प्रोफेसर हो सकते हैं, मनोविज्ञान जानते हैं, लेकिन जब बात अपनी बेटी और सामाजिक प्रतिष्ठा की आती है, तो वो जो स्थापित नियम है उन्हीं के दायरे में सोचते नजर आते हैं। उनकी खामोशी यही बताती है कि व्यक्तिगत स्नेह या विश्वास वो सामाजिक ढांचों को बदलने के लिए काफी नहीं है, कम से कम उनके लिए तो नहीं। और इससे चंद्र का अकेलापन और बढ़ जाता होगा। हाँ बिल्कुल, कि जिस व्यक्ति पर वो इतना निर्भर है, वो भी इस मौन दीवार को जैसे स्वीकार कर रहा है। तो अगर हम इस पहले खंड के सार को समझें जी, तो क्या मुख्य बातें उभर कर आती हैं? पहली बात तो जाहिर है, चंदर और सुधा के बीच का वो असाधारण रूप से गहरा, मासूम और पवित्र रिश्ता, जो किसी बनी बनाई परिभाषा में फिट नहीं होता। दूसरी, उस रिश्ते पर मंडराता हुआ सामाजिक यथार्थ का साया, खासकर जाति वाली वो मौन दीवार। हाँ, वो दीवार। तीसरी, चंदर का वो गहरा आंतरिक संघर्ष और अपनी भावनाओं को दबाने का उसका फैसला, जो उसके चरित्र का आप कह सकते हैं केंद्रीय तत्व बन जाता है। और चौथी, डॉक्टर शुक्ला जैसे किरदारों की वो चुप्पी, वो मौन, जो सामाजिक यथास्थिति को बनाए रखने में अनजाने में ही सही पर एक भूमिका निभाता है। सारांश ये भी बताता है कि पहला खंड इस संकेत के साथ खत्म होता है कि सुधा का विवाह कहीं और तय होने वाला है। जी। और चंदर जैसे अपनी बात कहने से पहले ही हार मान लेता है। जी। ये अंत क्या स्थापित करता है? ये अंत कहानी के दुखद भविष्य की बिल्कुल साफ नींव रख देता है। ये दिखाता है कि चंदर का वो आत्मदमन वो कोई अस्थायी चीज नहीं थी, वो एक स्थायी फैसला बन चुका है।
लड़ने से पहले ही हार। हाँ, उसने लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिए हैं। ये बात स्थापित हो जाती है कि ये उपन्यास सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये सामाजिक ताकतों के सामने व्यक्तिगत भावनाओं की हार की कहानी है। ये पाठक को भावनात्मक रूप से तैयार करता है आगे आने वाले तूफान के लिए। ये दिखाता है कि मासूमियत और पवित्रता भी कठोर सामाजिक नियमों के सामने शायद टिक नहीं पाएंगी। तो अब अगर हम मुख्य निष्कर्षों को समेटें जो इस सारांश के विश्लेषण से निकले हैं, पहला तो ये कि इस खंड ने कहानी की भावनात्मक नींव रखी है, एक ऐसा रिश्ता जो अपनी शुद्धता में लगभग अलौकिक लगता है। बिल्कुल। और दूसरा निष्कर्ष ये है कि कहानी का जो केंद्रीय संघर्ष है वो स्थापित हो गया है। वो संघर्ष क्या है? ये संघर्ष है व्यक्ति की गहरी आंतरिक भावनाओं और बाहरी दुनिया की कठोर सामाजिक सच्चाइयों के बीच, खासकर जाति व्यवस्था। और चंदर का आत्मदमन इस संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो उसके चरित्र को परिभाषित करता है। और तीसरा निष्कर्ष? तीसरा ये कि ये खंड साफ तौर पर एक दुखद अंत की ओर इशारा करता है। सारांश ये संकेत करता है कि सामाजिक नियमों और मर्यादाओं का वजन इतना ज्यादा है कि व्यक्तिगत प्रेम और इच्छाओं को उसके नीचे दबना ही पड़ेगा। ये सिर्फ एक संभावना नहीं लगती, बल्कि एक तयशुदा भाग्य की तरह लगता है। मतलब पहले खंड में ही ये एहसास हो जाता है कि ये कोई हल्की फुल्की कहानी नहीं होने वाली। जी हाँ, किरदारों की मासूमियत के पीछे एक गहरी उदासी है, आने वाले दर्द की आहट है, और वो दर्द समाज की संरचनाओं की देन है। इस पूरे विमर्श से एक सवाल मन में उठता है, जैसा कि सारांश चंदर के चरित्र को दिखाता है। जब समाज व्यक्तिगत भावनाओं और रिश्तों पर इतनी सीमाएं लगाता है, तो क्या चुप रह जाना या आत्मबलिदान ही एक सम्मानजनक रास्ता माना जाता है? ये बहुत गहरा सवाल है। चंदर का रास्ता आत्मदमन और त्याग का है, जिसे वो शायद अपनी या सुधा की भलाई के लिए जरूरी समझता है। लेकिन क्या ये वाकई एकमात्र विकल्प था, या ये सामाजिक दबाव के सामने उसकी अपनी हार थी? और इसका असर क्या होता है? हाँ, और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि इस तरह के आत्मदमन का, अपनी सच्ची भावनाओं को नकारने का, व्यक्ति के अपने मन पर और उसके आसपास के लोगों पर, जैसे सुधा, डॉक्टर शुक्ला, उन पर लंबे समय में क्या असर होता है? क्या ऐसा त्याग सच में किसी की रक्षा करता है? वही तो। या ये सभी को एक अलग तरह के भावनात्मक रेगिस्तान में धकेल देता है? ये वो सवाल है जो ये पहला खंड पाठक के मन में छोड़ जाता है। वाकई सोचने वाली बात है। ये सारांश हमें गुनाहों का देवता की दुनिया की सिर्फ एक झलक देता है, पर यह झलक ही प्रेम, मासूमियत, सामाजिक दबाव, जाति के पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत त्याग की जटिल परतों को सामने रख देती है। जी, ये महज किरदारों का परिचय नहीं है, एक आने वाली मानवीय त्रासदी की प्रस्तावना है। आज के इस गहन विमर्श के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।